बच्चों यूएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था गॉस के नियम के बारे में। आज हम जानेंगे उसके अनुप्रयोग के बारे में, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें से हम 3-4 अनुप्रयोग पढ़ेंगे। जिसमें से पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान धन आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि हम अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण इसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें दो चीजें जाननी होंगी। सबसे पहले हमें निकालना होगा वैद्युत फ्लक्स। परिभाषा से सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, वो भी पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला। पूरे पृष्ठ से, ये जो गॉसियन पृष्ठ हम खींचते हैं, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। और ये जो समतल पृष्ठ है ऊपर नीचे, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। क्योंकि बेलन में दो पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है और दो होते हैं समतल पृष्ठ। तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। फिर इसके पश्चात हम उसकी गॉस प्रमेय से तुलना कर लेंगे और इस तरह से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अनंत लंबाई का एक समान धनावेशित एक तार लेते हैं। मान लेते हैं इस पर वितरित आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। इसके बारे में पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं तार पर वितरित आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। माना तार के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम बिंदु P से होकर गुजरने वाला स्मॉल l लंबाई का एक समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं। एक बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं हम बिंदु P पर, जो कि स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला स्मॉल l लंबाई का एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। इस पृष्ठ में दो पृष्ठ हैं, एक वक्रीय पृष्ठ है और एक है ऊपर और नीचे वाला समतल पृष्ठ। इन दोनों ही पृष्ठों से गुजरने वाला हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। फिर इसकी तुलना हम गॉस प्रमेय से करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वक्रीय पृष्ठ है, उसके बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसकी दिशा होगी पृष्ठ के बाहर की ओर। और जो क्षेत्रफल सदिश होता है, ये जो कि क्षेत्रफल अवयव हमने लिया है, इसकी भी दिशा जो होती है वो पृष्ठ के लंबवत। जैसे कोई वक्र पृष्ठ हो, जैसे बेलन होता है, तो बेलन का जो पृष्ठ हमने लिया है उसके बाहर की ओर होगी क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम परीक्षण आवेश से करते हैं। यहाँ कोई धनावेशित परीक्षण आवेश रखेंगे तो वो इस धनावेशित तार से प्रतिकर्षित होगा, इसलिए इसकी दिशा बाहर की ओर। और क्षेत्रफल सदिश जो कि पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, उसकी दिशा भी बाहर की ओर है। तो इस तरह से वक्रीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों ही बाहर की ओर है। इस प्रकार वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच में जो कोण बनेगा उसका मान होगा 0 अंश। तो इस तरह से वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो आ जाएगा phi E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर हो जाएगा E dA cos 0, और जहां पे cos 0 का मान होता है 1। यहाँ d phi होगा क्योंकि एक छोटा सा अवयव है। तो d phi बराबर होगा वेक्टर E डॉट dA बराबर E dA cos 0। cos 0 का मान होता है 1, इसलिए हो जाएगा d phi बराबर E dA। परंतु ये हम एक वक्रीय पृष्ठ पर एक छोटे से अवयव के कारण वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं। अब पूरे वक्रीय पृष्ठ से अगर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो ये हो जाएगा कुल वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi E डैश बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन E dA। अब चूंकि हम समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, क्षेत्रफल के सापेक्ष, तो ये क्षेत्रफल वाला पद यहाँ रहेगा और ये वैद्युत क्षेत्र जो है ये कांस्टेंट होगा और ये हो जाएगा बाहर। वैद्युत क्षेत्र कांस्टेंट होगा, ये बाहर हो जाएगा, तो आएगा सरफेस इंटीग्रेशन dA। और सरफेस इंटीग्रेशन dA का मतलब है पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा परंतु
सरफेस इंटीग्रेशन डीए बेलन का वक्र पृष्ठ है जो कि होगा 2 पाई आर यल, जहाँ पे यल बेलन की लंबाई है। तो हम अब इसकी जगह पर रख देंगे मान 2 पाई आर यल, इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ई बाहर, और जहाँ सरफेस इंटीग्रेशन ई डी, जहाँ सरफेस इंटीग्रेशन डी ए है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पाई आर यल। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 जो कि हम परिभाषा से ज्ञात किए हैं। तो हम ज्ञात कर चुके हैं वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो कि है फाई ई डैश। ऐसे अभी हम समीकरण 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी हम समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला भी वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो चूंकि समतल पृष्ठ जो है इसका, उस समतल पृष्ठ में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो परीक्षण आवेश जो रखा जाएगा तो इस तार के कारण जो आवेश है उसके कारण से प्रतिकर्षित होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो अब भी बाहर की ओर रहेगी, परंतु जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो हमेशा पृष्ठ के होता है लंबवत, इसलिए इसकी दिशा हो जाएगी पृष्ठ के अभिलंबवत ऊपर की ओर। तो इस तरह से इस पृष्ठ पर जो कि समतल पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर ये नीचे और ऊपर का जो समतल पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। इनके बीच में कोण जो है वो 90 अंश का है, इसलिए इनके समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई डबल डैश जो होगा उसका मान हो जाएगा 0। फाई ई डबल डैश का मान 0 कैसे होगा, क्योंकि होता है ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा का मान हो जाएगा 90 अंश और कॉस 90 का मान होता है 0, इसलिए ये मान हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से जो गॉसियन पृष्ठ हमने लिया है, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ, इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई डैश प्लस फाई ई डबल डैश। इसको हम साधारण बीजगणितीय रूप से इसलिए जोड़ ले रहे हैं क्योंकि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस ई इंटू 2 पाई आर यल, तो 2 पाई ई इंटू 2 पाई आर यल और प्लस क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर यल। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये हमें परिभाषा से इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो चुका है। परंतु हमें पता है कि गॉस की प्रमेय से होता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, और जहां पर क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा यल, जहां क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा यल। इस सूत्र से हमें पता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, क्यू बराबर लैम्डा यल, तो फाई ई बराबर हो जाएगा लैम्डा यल बटे एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखें तो बायां पक्ष क्या है, बराबर है, इसलिए दाहिने पक्ष को भी हम बराबर कर सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर यल बराबर लैम्डा यल बटे एप्सिलॉन 0। यल से यल दोनों तरफ ऊपर अंश में है इसलिए कट जाएगा, और हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए E बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा बटे स्मॉल r। ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो हम सदिश रूप में इसे लिख सकते हैं E बराबर वेक्टर E बराबर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो वेक्टर E बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा बटे स्मॉल r इंटू r कैप। ये हो जाएगा इसका सदिश रूप। अब इस सूत्र से क्या निष्कर्ष निकलता है, इस सूत्र से निष्कर्ष निकलता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी एक समान आवेशित तार के निकट, वो तार से जो दूरी होगी उस बिंदु की, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अर्थात हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल 1 बटा स्मॉल r, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती। और इसका यदि हम ग्राफ खींचें तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, इस तरह से ये इधर दूरी हो जाएगी, इधर हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटेगी, और जब दूरी का मान बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाएगा तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ भी बन जाएगा। आगे गॉस का जो अनुप्रयोग है वो ये है, एक समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
दिखता है, जो कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये था पार्ट 4।